नमस्ते। षड्यंत्र के इस वीडियो में हम नारद और राज ऋषि के बारे में संपूर्ण विवरण देने का प्रयास करेंगे। नारद किसी भी सेना में एक से अधिक नहीं हो सकते हैं। नारद सेनापति से पद में ऊपर हैं और सामान्य स्थिति में एक कदम चल सकते हैं, परंतु नारद राज ऋषि बनने के बाद 4 कदम तक चल सकते हैं। नारद का स्थान गुरुदेव के समान है, जिसे शत्रु भी सम्मान करते हैं, और नारद भी दोनों पक्षों का सम्मान करते हैं। शांति के लिए नारद का दल दोनों पक्षों के सदस्यों से बना होता है, और नारद युद्ध समाप्ति के लिए कूटनीति का प्रयोग करते हैं, लेकिन छल कपट वर्जित है। नारद और राजर्षि मूलतः एक ही होते हैं, परंतु उसमें आंशिक सा भेद होता है, जिसको हम समझेंगे। नारद और राजर्षि के बीच में हम अंतर को इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। नारद सामान्य जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं और सेना का भाग नहीं है। राजर्षि पूर्ण शक्ति संपन्न होकर शांति दूत या देवदूत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो भी सेना का भाग नहीं है। दूसरा, नारद सामान्य होने के कारण किसी भी अधिकारी की सहायता नहीं कर सकते और नहीं ले सकते। राजर्षि का प्रमुख कार्य है सेना या सेनाधिकारियों पर नियंत्रण करना। पूर्ण शक्ति संपन्न होने के कारण पक्ष और विपक्ष सेना या सेनाधिकारियों पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। नारद किसी भी क्षेत्र के अंदर या बाहर नहीं जा सकते हैं, और राजर्षि किसी भी क्षेत्र के अंदर या बाहर जा सकते हैं और महल में भी निष्क्रिय नहीं हो सकते। नारद स्वयंभू नहीं है, और आपात स्थिति में, जिसको हम हिंसा अथवा युद्ध की स्थिति कहते हैं, राजर्षि की शक्ति से संपन्न हो जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि नारद युद्ध की स्थिति होने पर शक्ति संपन्न हो जाते हैं और राजर्षि बन जाते हैं। और राजर्षि बनने के बाद राजर्षि स्वयंभू है और किसी भी बाधा को बिना किसी सहायता के पार कर सकते हैं। नारद किसी भी परिस्थिति में अमर है और घात नहीं कर सकते। उसी प्रकार से राजर्षि भी किसी भी परिस्थिति में अमर है और घात नहीं कर सकते। यह समझने वाली बात है कि नारद सेनापति से बड़ा है, परंतु अर्थशास्त्री के समकक्ष है, परंतु शक्ति के अनुसार नारद अर्थशास्त्री से छोटे पद में है। इस चित्र के माध्यम से समझेंगे तो देखेंगे कि नारद जो है राजर्षि से नीचे स्थित है। आइए समझते हैं नारद का राजर्षि बनना किस प्रकार होता है, और कुछ उदाहरण में देखेंगे। पहला उदाहरण देखिए। युद्ध की संयुक्त सीमा भंग होने का अर्थ है कि युद्ध सीमा नष्ट की गई है और दोनों पक्षों का अहित हो चुका है। ऐसी स्थिति में नारद शांति के लिए धर्म पद के अनुसार स्वतः शक्ति संपन्न होकर राजर्षि बन गए। अर्थात यह है कि युद्ध सीमा भंग हुई और नारद राजर्षि बन गए। देखिए, आप चित्र में भी देखेंगे कि सेनापति ने जो युद्ध की सीमा है उसको भंग किया, तोड़ा, और इस स्थिति में नारद अब राजर्षि बन चुके हैं। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। यदि किसी भी पक्ष के सेना या सेनाधिकारी या राजाधिकारी आदि का अहित हो चुका है, तो भी इसको हम हिंसा मानेंगे और युद्ध का प्रारंभ मानेंगे। ऐसी स्थिति में नारद शांति के लिए धर्म पद के अनुसार स्वतः शक्ति संपन्न होकर राजर्षि बन गए हैं। अर्थात कोई भी यदि पद का अधिकारी या पात्र का अहित होता है तो नारद राजर्षि बन जाते हैं। इस देखिए, चित्र में देखिए कि सेनापति ने शत्रु के गुप्तचर पर घात किया, और ऐसी स्थिति में नारद, दोनों पक्षीय नारद राजर्षि बन जाएंगे। आइए राजर्षि के चल पाने की स्थिति को हम समझते हैं और कुछ उदाहरण में देखेंगे। नारद को राजर्षि का पद मिलने के बाद वह किसी भी क्षेत्र अथवा महल के अंदर या बाहर जा सकते हैं, एक कदम लेकर। देखिए, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि राजर्षि एक कदम लेकर किसी भी स्थिति में किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहां राजर्षि को किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है।
और तीसरे उदाहरण में हम देखेंगे कि राज ऋषि को अपनी क्षमता के अनुसार 1, 2, 3, 4 कदम तक चल सकता है। देखिए आप, राज ऋषि महल में है और पूर्ण शक्ति संपन्न है, इसीलिए वह 1, 2, 3, 4 कदम तक महल से आराम से निकल सकता है। महल से निकलते हुए वह दुर्ग की सीमा को क्रॉस करके दुर्ग में प्रवेश कर सकता है। राजऋषि का शांति के लिए सेना और अधिकारियों पर नियंत्रण, इसको हम समझते हैं और कुछ उदाहरण भी देखते हैं। राजऋषि युद्ध काल में सेना को नियंत्रित करके विरोधी अधिकारियों की पदोन्नति भी कर सकता है और विरोधियों को सीमा क्षेत्र के पार भी भेज सकता है। राजऋषि युद्ध काल में पूर्ण शक्ति के अनुसार 4 कदम तक चल सकता है। राजऋषि अपने या विरोधियों के गुप्तचर या अर्थशास्त्री या राजा के संपर्क में आने पर तटस्थ होकर सामान्य नारद बन जाता है। राजऋषि को सेना के शरणागत आधारित नियंत्रण की शांति दूत की शक्ति केवल युद्ध प्रारंभ होने पर ही प्राप्त होती है। राजऋषि के संपर्क में सभी सेना के अंग शांत रहेंगे और घात नहीं करेंगे। सेना को सुरक्षा भी मिल रही है और पक्ष या विपक्ष राजऋषि के शरण में होने के कारण सेना के अंगों पर घात भी नहीं कर सकते हैं। राजऋषि के संपर्क में शरणागत आधारित नियंत्रित सेना ना तो मार सकती है और ना ही उनको मारा जा सकता है। आइए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, राजऋषि के संपर्क में सभी सेना के अंग शांत रहेंगे और घात नहीं करेंगे। सेना को सुरक्षा भी मिल रही है और पक्ष विपक्ष राजऋषि के शरण में होने के कारण पक्ष विपक्ष सेना के अंगों पर भी घात नहीं कर सकते। देखिए आप, 8 क्षेत्र हैं, वो बिल्कुल अभयदान की स्थिति में रहते हैं, तो कोई भी सेना का अधिकारी या सेना का पात्र इस क्षेत्र में होता है तो उस पर घात नहीं किया जा सकता, और वो पात्र भी यदि इस क्षेत्रों में है तो वो अभी बाहर जाके घात नहीं कर सकता। इसी उदाहरण को हम अच्छे से समझेंगे। 1.1 अब देखेंगे कि राजऋषि के संपर्क में उसका स्वयं का सेनापति है और सेनापति चाह कर भी विरोधी पद्धति को या विरोधी गजारोही पर घात नहीं कर सकता, क्योंकि सेनापति स्वयं के राजऋषि के प्रभाव में है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। राजऋषि के संपर्क में शरणागत आधारित नियंत्रित सेना ना तो मार सकती है ना उसको मारा जा सकता है। तो यहां देखेंगे कि राजऋषि के शरणागत में विरोधी गजारोही है और राजऋषि का स्वयं का सेनापति, जो कि राजऋषि के संपर्क में बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है, वह चाह कर भी राजऋषि के शरणागत गजारोही पर घात नहीं कर सकता। देखिए आप चित्र में देख रहे होंगे, क्योंकि विरोधी गजारोही राजऋषि के शरण में है। कुछ देर पहले हमने राजऋषि के सेना के ऊपर नियंत्रण को समझा था। इस बार हम राजऋषि का उसी नियंत्रण सेना को किस प्रकार से वो शांतिपूर्ण संचालन कर सकता है उसको समझेंगे। राजऋषि शरणागत में नियंत्रित शत्रुपात्र को शत्रुपात्र के ही पूर्ण दक्षा क्षमता के अनुसार नियंत्रण क्षेत्र से बाहर करते हुए स्वयं के पात्र को भी धकेल सकता है और उसके बाद स्वयं का व्यवहार भी चल सकता है। अर्थात ये हुआ कि राजऋषि शत्रु के पात्र को भी धकेल सकता है, उसके शत्रु के पाल को भी चल सकता है और उसके बाद उसको अपना स्वयं का चाल चलना होता है। राजऋषि शरणागत में नियंत्रित शत्रुपात्र को संपूर्ण क्षमता के अनुसार नियंत्रण क्षेत्र से के अंदर शरणागत में रखा जा सकता है, उसके बाद वो स्वयं में का व्यवहार भी चल सकता है। राजऋषि के शरणागत में नियंत्रित स्वयं के पात्र को वह उन पात्र के संपूर्ण क्षमता के अनुसार नियंत्रण क्षेत्र के अंदर शरणागत में रखा जा सकता है। राजऋषि उसके बाद स्वयं के व्यवहार नहीं चल सकता है, क्योंकि उसने अपने ही नियंत्रित पात्र को चल चुका है। फिर राजऋषि शरणागत में नियंत्रित स्वयं के पात्र को
पात्र के ही संपूर्ण क्षमता के अनुसार नियंत्रण क्षेत्र से बाहर भी करते हुए शत्रु पात्र को धकेल सकता है, परंतु उसके बाद वो स्वयं का व्यवहार नहीं चल सकता है। यहाँ पर राजर्षि ने क्या किया है कि अपने नियंत्रित पात्र को चलाया और शत्रु के पात्र को धकेल दिया। आइए उदाहरण समझते हैं। पहला उदाहरण आप देखेंगे कि राजर्षि ने शत्रु के महारथी को भी नियंत्रित किया हुआ है और राजर्षि ने शत्रु के महारथी को चूंकि नियंत्रण किया हुआ है, इसीलिए वो महारथी को स्वयं के द्वारा चलेगा और उसने अपने ही पात्र को धकेला, जो कि सेकंड से थर्ड नंबर पे धकेला गया है, देखेंगे आप। और उसके बाद चूंकि राजर्षि ने अभी शत्रु को धकेला था और इस समय राजर्षि का स्वयं का व्यवहार करना है, स्वयं का चाल चलना है, इसलिए राजर्षि अब जो स्वयं का व्यवहार चल सकता है। आप देख रहे होंगे इस चित्र में कि राजर्षि अब स्वयं फिर से जो है शत्रु को चलने के बाद, शत्रु महारथी को चलने के बाद राजर्षि शत्रु महारथी के बाद फिर से पास में आ गया है। दूसरे उदाहरण में देखेंगे आप, राजर्षि शरणागत में नियंत्रित शत्रुपात को संपूर्ण क्षमता के अनुसार नियंत्रण क्षेत्र के अंदर शरणागत में रखा जा सकता है और उसके बाद स्वयं के व्यवहार भी चल सकता है। देखिए, राजर्षि जो कि नंबर 1 से चिन्हित है ने शत्रु को नियंत्रित किया हुआ है। शत्रु कौन है? महारथी है, जो कि सेकंड नंबर पे चिन्हित है, उसको नियंत्रित किया हुआ है। और राजर्षि ने और शत्रुपात महारथी को धकेला और महारथी ने फिर आगे चल के अपने शत्रु को फिर से धकेला और शत्रुपात को धकेलने के बाद राजर्षि ने फिर से जो है अपना व्यवहार किया। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे इस उदाहरण में राजर्षि ने भले शत्रु को चला हो, तो शत्रु को चलने के बाद भी शत्रु हमेशा राजर्षि के ही संपर्क में बना रह गया है। ये दूसरा उदाहरण है। तो राजर्षि ने शत्रु को चला, उसके बाद में फिर अपनी चाल चली। तीसरा उदाहरण, राजर्षि शरणागत में नियंत्रित स्वयं के पात्र को उन पात्र की संपूर्ण क्षमता के अनुसार नियंत्रण क्षेत्र के अंदर शरणागत में रखा जा सकता है और राजर्षि उसके बाद स्वयं का व्यवहार नहीं चल सकता है, क्योंकि राजर्षि ने अपने ही पात्र को चला था। देखिए, राजर्षि 1 से अंकित है और राजर्षि ने जो कि गुलाबी रंग के चिन्हित सेनापति है, तो अपने ही सेनापति को, जो कि घोड़े के समान है, टेढ़ा और सीधा चला। जैसे आप देख सकते हैं कि सेनापति राजर्षि के बगल में था और वो खाली स्थान में चलते हुए वह 2 नंबर के चिन्हित स्क्वायर पे स्थान पर चला गया है। क्योंकि राजर्षि ने अपने ही पात्र को चलाया, इसलिए राजर्षि को दूसरा चाल नहीं मिलेगा। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण अब देखेंगे कि राजर्षि शरणागत में नियंत्रित स्वयं के पात्र को पात्र के ही संपूर्ण क्षमता के अनुसार नियंत्रण क्षेत्र से बाहर करते हुए शत्रु पात्र को भी धकेल सकता है, परंतु उसके बाद स्वयं का व्यवहार नहीं चलेगा। तो यहाँ पर राजर्षि ने अपने ही पात्र को चला है, जो कि 2 नंबर से चिन्हित सेनापति है। तो राजर्षि ने 2 नंबर से चिन्हित सेनापति को चला है और तीसरे नंबर के महारथी को धकेला है और ऐसी स्थिति में चलने के बाद महारथी राजर्षि के संपर्क में अब नहीं है और चूंकि राजर्षि ने अपने ही सेनापति की चाल चल लिया है, इसलिए अगली चाल में राजर्षि को अवसर नहीं मिलेगा और ये बहुत भयानक परिस्थिति हो सकती है। यदि महारथी के पास शक्ति मिल गई तो महारथी इस असुरक्षित सेनापति पर घात भी कर सकता है, क्योंकि वह राजर्षि के संपर्क में नहीं है। राजर्षि द्वारा नियंत्रित सेना या विरोधी सेना का पदोन्नति अथवा पदावनति भी की जा सकती है। इसको हम समझते हैं। राजर्षि युद्ध काल में सेना को नियंत्रित करके मित्र अथवा विरोधी अधिकारियों की पदोन्नति भी कर सकता है। राजर्षि यदि विरोधी अधिकारियों की पदोन्नति कर रहा है, तब राजर्षि उसके बाद स्वयं का व्यवहार भी चल सकता है। राजर्षि युद्ध काल में मित्र अथवा विरोधी अधिकारियों को सीमा के पार भी भेज सकता है। राजर्षि यदि विरोधी अधिकारी को सीमा के पार भेज रहा है, तब राजर्षि उसके बाद स्वयं का व्यवहार भी चल सकता है। राजर्षि का नियंत्रित सेना का पदोन्नति हम समझते हैं। राजर्षि के द्वारा गुप्तचर का पदोन्नति नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह राजर्षि से अधिक
शक्ति संपन्न है। राज ऋषि के द्वारा पद्धति को पदोन्नति देकर गुप्तचर नहीं बना जा सकता, क्योंकि वह राज ऋषि से अधिक शक्ति संपन्न बन जाएगा। उसी प्रकार राज ऋषि के द्वारा सेनापति को भी अर्थशास्त्री नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वह राज ऋषि से अधिक शक्ति संपन्न बन जाएगा। राज ऋषि के द्वारा नियंत्रित सेना के पदोन्नति को हमने समझा। अब हम राज ऋषि के द्वारा नियंत्रित सेना का पदावनति या डिमोशन के बारे में समझेंगे। राज ऋषि के द्वारा गुप्तचर का पदावनति या डिमोशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह राज ऋषि से अधिक शक्ति संपन्न है। उसी प्रकार राज ऋषि के द्वारा गजारोही का भी पदावनति या डिमोशन करके गुप्तचर नहीं बना जा सकता, क्योंकि गुप्तचर होने के बाद वह राज ऋषि से भी अधिक शक्तिशाली या शक्ति संपन्न बन जाएगा। राज ऋषि का तटस्थ होकर वापस अस्थायी नारद के समान व्यवहार, इसको हम समझते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। यदि दोनों पक्ष का किसी प्रकार अहित नहीं हुआ हो तो राज ऋषि सामान्य नारद के रूप में ही रहेंगे और शांति के लिए उनका कोई दायित्व नहीं होगा। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि किसी भी पद के पात्र का हनन नहीं हुआ है, किसी भी सीमा का भंग नहीं हुआ है। सेना छिन्न भिन्न है। सफ़ेद और अश्वेत गुप्तचर हैं, उन्होंने एक दूसरे राज्य का गुप्त रूप से प्रवेश कर लिया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। राज ऋषि अपने से अधिक शक्तिशाली पात्र जैसे गुप्तचर या अर्थशास्त्री या राजा के संपर्क में हैं तो राज ऋषि सामान्य नारद के रूप में रहेंगे और शांति के लिए उनका कोई दायित्व नहीं होगा। तो राज ऋषि से ऊपर गुप्त अर्थशास्त्री और राजा हैं और इनके संपर्क में होने के कारण राज ऋषि सामान्य नारद बन जाते हैं। परंतु गुप्तचर किसी का भी रूप धर लेने के कारण, गुप्तचर के संपर्क में रहने के कारण भी राज ऋषि सामान्य नारद के रूप में कुछ समय के लिए बन जाते हैं और नारद बनने के बाद वह उनका नियंत्रण किसी भी प्रकार से सेना या विरोधी सेना पर नहीं होता। तीसरा उदाहरण में राज ऋषि को सेनापति द्वारा सामान्य नारद नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सेनापति की शक्ति राज ऋषि से कम है। आप इस चित्र में भी देखेंगे कि उदाहरण में जो हमने दिया हुआ है कि राज ऋषि किसी भी प्रकार से सेनापति के द्वारा उसको नारद नहीं बनाया जा सकता। राज ऋषि द्वारा उपमार्ग देना। नारद राज ऋषि के कोई शत्रु नहीं होने के कारण शत्रु या पक्ष के विशेष पात्र उनके ऊपर से आवागमन कर सकते हैं, जैसे कि गुप्तचर, शूरवीर, सेनापति, इंद्र या राजा। राज ऋषि अथवा नारद की पदोन्नति या पदावनति असंभव है और उन पे किसी प्रकार का दोष भी नहीं लगता है। राज ऋषि महल में निष्क्रिय नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि राज ऋषि यदि महल में किसी भी अवस्था में हो तो भी राज ऋषि शत्रु सेना अथवा मित्र सेना के अंगों पर नियंत्रण कर सकता है। यदि राजा और अर्थशास्त्री दोनों एक ही क्षेत्र में उपस्थित हैं तब राज ऋषि की शक्ति शून्य हो जाती है और वह अस्थायी रूप से सामान्य नारद बन जाता है। इसको आपात लोक बोल सकते हैं या राजलोक बोल सकते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। राज ऋषि महल में है और राज ऋषि स्वयं महल से बाहर आ सकते हैं बिना किसी सहायता के। दूसरा उदाहरण देखेंगे। राज ऋषि यदि महल में भी है तो भी वह किसी भी अधिकारी को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे राज ऋषि महल में है और महल के बाहर एक शूरवीर है, अश्वरथी है। राज ऋषि ने महल के अंदर से ही बाहर के शूरवीर को नियंत्रित किया हुआ है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं उसी को आगे बढ़ाकर, जहां पर राज ऋषि महल में है परंतु जो राजा है वो सुप्त अवस्था में है। तो ऐसी स्थिति में भी राज ऋषि शून्य होकर नारद नहीं बने हैं, क्योंकि राजा सुप्त अवस्था में है। तो राज ऋषि और राजा दोनों महल में हैं और सुप्त अवस्था में है। तो राज ऋषि बाहर के
शूरवीर को बड़ी आसानी से नियंत्रित कर सकता है। एक और उदाहरण आप देखेंगे कि राज ऋषि महल में है और बड़ी आसानी से शूरवीर पे नियंत्रण कर सकता है जो कि बाहर है। एक अन्य उदाहरण में आप देखेंगे कि राज ऋषि महल में है और सेनापति राज ऋषि द्वारा नियंत्रित है, और सेनापति के राज ऋषि के द्वारा नियंत्रित होने के कारण उस पक्ष की पूरी सेना शत्रु पक्ष पे किसी भी प्रकार का घात नहीं कर सकती। इसीलिए एक प्रकार का यह आंशिक युद्ध विराम माना जाता है। और साथ साथ में चूंकि नियंत्रित सेना भी घात नहीं कर सकती, चूंकि ये सेनापति नियंत्रित है तो उसकी सेना घात नहीं कर सकती, और साथ साथ में विपक्षी की सेना भी नियंत्रित सेनापति की सेना पर घात नहीं कर सकती, क्योंकि सेनापति और उसकी सेना को शरणागत दिया गया है। चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं, जिसमें हम 1, 2, 3, 4 अंकों से देख रहे हैं। राज ऋषि तीसरे नंबर से है और वह महल में है। राजा राज ऋषि के पड़ोस के महल में है और सुप्तावस्था में था, परंतु 1 नंबर के सेनापति ने राजा को सक्रिय कर दिया है। सक्रिय होने के कारण सक्रिय राजा ने राज ऋषि को शून्य कर दिया है, और राज ऋषि के शून्य होने के कारण राज ऋषि भले ही महल में है लेकिन राज ऋषि शून्य होकर नारद बन गया है, और नारद किसी भी हालत में बाहर के या अड़ोस पड़ोस की किसी भी सेना के पात्र पर नियंत्रण नहीं कर सकता। और ऐसी स्थिति में 4 नंबर से अंकित शूरवीर है, वो अपनी इच्छा अनुसार निर्णय ले सकता है। इसी तीसरे उदाहरण को हम आगे बढ़ा के हम समझते हैं। अर्थशास्त्री और राजा अथवा गुप्तचर महल में भी हैं और सक्रिय भी हो जाए तो भी राज ऋषि को शून्य कर सकते हैं। देखिए इसमें देखेंगे आप कि राजा महल के बाहर है और राज ऋषि महल के अंदर हैं, परंतु महल के बाहर से ही राजा ने राज ऋषि को शून्य करके नारद बना दिया। और ऐसी स्थिति में राज ऋषि अपने या विपक्ष के सेनापति को नियंत्रण नहीं कर सकता, और सेनापति जो 3 नंबर से अंकित है बड़ी आसानी से शत्रु पर घात भी कर सकता है। चौथा उदाहरण देखते हैं। अर्थशास्त्री अथवा राजा अथवा गुप्तचर ये सब महल में भी हैं और आपातलोक के भीतर हैं, और राज ऋषि भी आपातलोक के भीतर है। तब ऐसी स्थिति में ये मतलब राजा और अर्थशास्त्री ये सब सक्रिय नहीं भी होंगे तो राज ऋषि को शून्य किया जा सकता है। देखिए राजा और अर्थशास्त्री दोनों युद्ध क्षेत्र में हैं, इसलिए पूरा युद्ध क्षेत्र आपातलोक या राजलोक बन चुका है, और ऐसा होने के कारण राज ऋषि स्वतः नारद बन चुके हैं, क्योंकि राज ऋषि आपातलोक में हैं, आपात या राजलोक में हैं। चौथे उदाहरण को हम और समझेंगे। देखिए यदि विपक्षी के राजा और अर्थशास्त्री भी युद्ध क्षेत्र में हैं तो भी वो आपात क्षेत्र या आपातलोक या राजलोक बन जाता है। और चूंकि राज ऋषि शत्रु और पक्ष दोनों के लिए मित्र का व्यवहार करते हैं, इसीलिए किसी भी राजलोक में, चाहे शत्रु का राजलोक हो या पक्ष का राजलोक या आपातलोक हो, ऐसी स्थिति में भी राज ऋषि नारद बन जाते हैं। तो देखेंगे फिर जो 3 नंबर का शत्रु पात्र है जो राज ऋषि के नियंत्रित में होना चाहिए था परंतु नहीं है क्योंकि राज ऋषि नारद है, तो ऐसी स्थिति में अनियंत्रित शत्रु पात्र बड़ी सरलता से अनियंत्रित शत्रु सेनापति विपक्षी सेनापति पर घात कर सकता है। चौथे उदाहरण में हमने देखा था कि सफेद पक्ष का राज ऋषि सफेद पक्ष के ही राजलोक में शून्य हो जाता है। राजा और अर्थशास्त्री दोनों ही युद्ध क्षेत्र में होने के कारण युद्ध क्षेत्र राजलोक बन गया था और राज ऋषि शून्य हो गए थे। इस उदाहरण में आप देखेंगे जो कि 4.1 या 4.1 उदाहरण हम कह रहे हैं, इसमें कृष्ण पक्ष का राजा और कृष्ण पक्ष के अर्थशास्त्री का युद्ध क्षेत्र में होने के कारण युद्ध क्षेत्र कृष्ण पक्ष आधारित राजलोक बन चुका है, और ऐसी स्थिति में भी श्वेत पक्ष का राज ऋषि शून्य हो जाता है। 5वां और अंतिम उदाहरण देखते हैं। राजा और अर्थशास्त्री दोनों पात्र महलों में भी नहीं हैं परंतु आपातलोक के भीतर हैं। ऐसी स्थिति में राज ऋषि स्वतः शून्य हो जाता है। राजा और अर्थशास्त्री दोनों आपातलोक में हैं, दोनों युद्ध क्षेत्र में हैं, और आपातलोक या राजलोक का उन्होंने निर्माण कर लिया है,
तो ऐसी स्थिति में भी राजऋषि स्वतः शून्य होकर नारद बन जाते हैं। इसी उदाहरण को हम दूसरे प्रकार समझेंगे। यदि शत्रु का पक्ष का राजा और अर्थशास्त्री भी राजलोक या आपातलोक का गठन कर लेते हैं युद्ध क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, तो भी राजऋषि की शक्ति स्वतः शून्य होकर नारद बन जाते हैं। इस उदाहरण में आप देख रहे होंगे। राजऋषि द्वारा युद्ध विराम अथवा शांति का प्रस्ताव देना। राजऋषि द्वारा युद्ध विराम का अर्थ है सेना किसी भी दिशा में घात नहीं कर सकती। और यदि उदाहरण से समझेंगे तो ये तब संभव है जब राजऋषि अपने पक्ष की सेनापति या विपक्ष के सेनापति को नियंत्रण कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में पूरी की पूरी सेना विपक्ष के सेना पर घात नहीं कर सकती और विपक्ष की सेना भी राजऋषि के सेना के किसी भी अंग पर घात नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, राजा द्वारा स्वयं दिया गया युद्ध विराम स्थायी है और राजऋषि या अर्थशास्त्री या सेनापति द्वारा दिया गया युद्ध विराम अस्थायी है। राजा द्वारा युद्ध विराम का प्रस्ताव हम किसी दूसरी वीडियो में समझेंगे। चलिए उदाहरण देखते हैं। राजऋषि द्वारा युद्ध विराम का प्रस्ताव का अर्थ है शरणागत और नियंत्रित सेना किसी भी दिशा में घात नहीं कर सकती। आप देखेंगे कि राजऋषि ने अपने ही सेनापति को नियंत्रित कर लिया है। ऐसी स्थिति में उसका स्वयं का नियंत्रित सेनापति शत्रु के पद्धति पर भी घात नहीं कर सकता। वो शत्रु का जो राजा है वो नियंत्रित सेनापति पर भी घात नहीं कर सकता। शरणागति के सम्मान करना है और ऐसी स्थिति में दोनों सेनाएं एक दूसरे पर घात नहीं करती हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। राजऋषि द्वारा युद्ध विराम का प्रस्ताव का अर्थ है स्वतंत्र प्रहारकों द्वारा भी शरणागत और नियंत्रित सेना का घात नहीं किया जा सकता, भले ही प्रहारक राजा ही क्यों ना हो। तो पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण बिल्कुल समान है। इस बार हमने ये बताया है कि राजा स्वतंत्र प्रहारक है परंतु फिर भी वह नियंत्रित सेनापति और नियंत्रित सेना तक पर घात नहीं कर सकता क्योंकि सेनापति नियंत्रित है। तीसरा उदाहरण देखेंगे। राजऋषि द्वारा युद्ध विराम का प्रस्ताव का अर्थ है शत्रु पक्ष की सेना शरणागत और नियंत्रित सेना को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं राजऋषि। देखिए, राजऋषि ने शत्रु पक्ष के सेनापति को शरणागत दिया है तो शत्रु पक्ष का सेनापति चाह कर भी राजऋषि के पक्ष के स्वयं के सेना पर घात नहीं कर सकता और साथ साथ में राजऋषि के स्वयं के पक्ष का राजा भी शरणागत में सेनापति होने के कारण सेनापति पर भी घात नहीं कर सकता और साथ साथ में उसकी सेना पर भी घात नहीं कर सकता। तो हम ये समझ चुके हैं कि राजा द्वारा नारद का प्रभाव को शून्य कर दिया जाता है। तो ये हम जान चुके हैं कि राजा या अर्थशास्त्री या गुप्तचर द्वारा राजऋषि के प्रभाव को शून्य कर दिया जाता है। राजऋषि अपने आप में बहुत गूढ़ विषय है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। नमस्ते।